गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक विकास को पढ़ना प्रारंभ किया था। उस वीडियो में मैंने आपको राजनीतिक विकास के अर्थ, परिभाषा व लुसियन पाई का विश्लेषण बताया था। आज के वीडियो में हम राजनीतिक विकास के लक्षण और अवस्थाओं की बात करेंगे। बच्चों, राजनीतिक विकास के जो लक्षण और विशेषताएं हैं वो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बताई है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि लुसियन पाई का अध्ययन राजनीतिक विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, परंतु हमें अन्य विचारकों के भी लक्षणों के बारे में यहाँ पर जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम हंटिंगटन के विचारों को जानेंगे। हंटिंगटन ने अपना ग्रंथ पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में प्राचीन देशों में प्रचलित राजनीतिक विकास के सिद्धांतों की भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। उसने राजनीतिक विकास को संस्थानीकरण के रूप में मानने पर बल दिया है और राजनीतिक विकास के लिए संस्थाओं के निर्माण को उचित माना है। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक संगठनों और क्रियाविधियों का संस्थानीकरण। यहाँ संस्थानीकरण से तात्पर्य है किसी राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं एवं क्रियाविधियों में अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता तथा संबद्धता के गुणों को उच्च मात्राओं में होना। इन गुणों की मात्राओं से ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक विकास की अवस्था का ज्ञान होता है। अनुकूलता से तात्पर्य यहाँ पर है कि राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी प्रक्रिया व क्षमता का विकास कि वह अपने सामने आने वाली समस्याओं व चुनौतियों का सामना कर सके, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। जटिलता से यहाँ तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था में एक साथ अनेक संस्थाओं का मौजूद होना। प्रत्येक संस्था अपने विशिष्ट कार्य को करती है और इन संस्थाओं के बीच पृथकता के साथ एकीकरण का संबंध पाया जाता है। प्रत्येक संस्था अन्य किसी संस्था के हस्तक्षेप के बिना अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व को पूरा करने में समर्थ होती है। राजनीतिक विकास की दृष्टि से स्वायत्तता से तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था को अपने निश्चित भूभाग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ होना चाहिए। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था विश्व की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से पूर्ण स्वतंत्र होती है। संबद्धता का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में सहमति की भावना पाई जानी चाहिए। दूसरे जो विचारक है आमंड एवं पावेल, उनके द्वारा राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं हैं अब हम उन पर चर्चा करेंगे। आमंड एंड पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच में राजनीतिक विकास की अवधारणा पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त करे हैं। उनका मत है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने विभिन्न आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक आदि दबावों एवं विभिन्न बाहरी दबावों के प्रसंग में कार्य करती है। इनका सामना करने के लिए वह राजनीतिक व्यवस्था अपनी पुरानी भूमिकाओं एवं संरचनाओं में आवश्यक परिवर्तन करती है अथवा नई भूमिकाओं व संरचनाओं का विकास करती है। इस प्रकार विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य दबाव किसी राजनीतिक व्यवस्था को अपने राजनीतिक विकास के लिए प्रेरित व बाध्य करते हैं। आमंड व पावेल के अनुसार अपने सामने खड़ी समस्या या चुनौती का हल ढूंढने में किसी राजनीतिक व्यवस्था की मौजूदा संरचना व संस्कृति तब तक असमर्थ रहती है जब तक कि और अधिक संरचनात्मक विभेदीकरण तथा संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण नहीं हो तो इसके परिणाम स्वरूप विकास होता है। उन्होंने 3 विशेषताएं बताई है। पहला है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विभेदीकरण तथा विशिष्टीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता, तीसरा है राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण। आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं में
विभेदीकरण होना ही पर्याप्त नहीं है। इन संरचनाओं के कार्यों में विशिष्टीकरण भी होना चाहिए। इस स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं की भूमिका में भी विभेदीकरण उत्पन्न होता है, जो राजनीतिक विकास का लक्षण एवं विशेषता होती है। आमंड व पावेल का मत है कि संरचनाओं की भूमिका में विशिष्टीकरण तब उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का विवेकपूर्ण विकेंद्रीकरण होता है। इस स्थिति में प्रत्येक प्रमुख संरचना एक ऐसी उपव्यवस्था का रूप ग्रहण करती है जिसे अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त होती है। उपव्यवस्था की स्वायत्तता राजनीतिक विकास का एक प्रमुख लक्षण एवं विशेषता है। इसके परिणाम स्वरूप सारी मांगें अपनी पूर्ति के लिए सरकार के किसी एक केंद्र के पास नहीं आती है, अपितु ये मांगें संबंधित उपव्यवस्था के सामने प्रस्तुत की जाती है और वह अपने स्वायत्तता की सीमा के अंतर्गत इनकी पूर्ति करती है। राजनीतिक विकास की जो तीसरी अवस्था है, राजनीतिक संस्कृति के लौकिकीकरण से संबंधित है। इस विशेषता का संबंध व्यक्तियों के आचरण एवं कार्य प्रणाली में ऐसे परिवर्तनों से है जो उन्हें अपने राजनीतिक कार्यों में अधिक विवेकपूर्ण एवं आनुभाविक बनाते हैं। इसका सरल है कि राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय निर्माण में परंपरागत एवं धार्मिक मूल्यों व दृष्टिकोण के स्थान पर गतिशील व यथार्थ मूल्यों तथा दृष्टिकोण को अपनाना। राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण तब होता है जब व्यक्तियों में सामाजिक, विधिक व राजनीतिक क्षेत्रों में समानता स्थापित होती है। तीसरी जो लक्षण है, तीसरे जो विचारक है वह है लुसियन पाई, जिनके की विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लुसियन पाई ने अपनी कृति एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं की बात की है, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, हम दोबारा करते हैं। पहली है समानता, क्षमता, विभेदीकरण व विशिष्टीकरण। लुसियन पाई के अनुसार समानता का अर्थ है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सभी नागरिकों में एक ऐसे सामान्य दृष्टिकोण का विकास होना कि वे सामूहिक रूप से राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा सके। सभी नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय नागरिक के रूप में भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त कर सके। राज्य द्वारा निर्मित सभी कानून सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू हो। राजनीतिक व्यवस्था में कानून की राजनीतिक व्यवस्था में कानून की समानता होनी चाहिए। सभी राजनीतिक व सार्वजनिक पदों की पर भर्ती में समानता का सिद्धांत लागू हो। इन पदों पर भर्ती योग्यता एवं कार्यकुशलता के आधार पर हो, परंपरागत विशेषाधिकारों के आधार पर नहीं। दूसरा है जो विशेषता या लक्षण, वो है क्षमता। राजनीतिक दृष्टि से किसी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से लुसियन पाई का अर्थ है कि क्षमता का संबंध किसी राजनीतिक व्यवस्था के 2 प्रकार के निकासों से है। पहला है राजनीतिक व्यवस्था अनिवार्य कार्यों की पूर्ति किसी योग्यता व कुशलता से करती है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक आर्थिक मांगों की पूर्ति में कितनी समर्थ है। अन्य शब्दों में वह सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ अन्य किसी सीमा तक अपने अनुकूलन करने की सामर्थ्य रखती है। क्षमता का संबंध नीति निर्माण एवं उसको लागू करने में विवेकपूर्ण व पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण की स्थापना से है। प्रशासन में बौद्धिक एवं आनुभाविक दृष्टिकोण अपनाने पर राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि होती है। क्षमता का गुण राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि करता है। तीसरा जो लक्षण है वह है विभेदीकरण व विशिष्टीकरण। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना एवं कार्यात्मक विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण से संबंधित विशेषता का अर्थ है। विभेदीकरण का अर्थ है शासन के विभिन्न अंग यानी जो अनेक संरचनाएं शासन में होती है उनका अलग अलग एवं स्पष्ट स्थापना। इन अंगों में भी विभिन्न पदों और विभागों की स्थापना की जाती है। संरचनाओं का ये विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण भी उत्पन्न करता है। प्रत्येक संरचना अन्य संरचनाओं से अपना अलग एवं विशिष्ट स्थान रखती है। दूसरा, विभेदीकरण की प्रक्रिया द्वारा शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। शासन के विभिन्न अंगों के
अपने अपने कार्य क्षेत्र तय किए जाते हैं। इससे उनके कार्यों में विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न होता है। विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण की प्रक्रिया वास्तव में शासन के अंगों के बीच विवेकपूर्ण श्रम विभाजन की प्रक्रिया है। इसका अर्थ संपूर्ण शासन में आंतरिक एकता की रक्षा करते हुए विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण के लक्षणों को अपनाना है। यह एकीकरण के साथ पृथक्करण की स्थापना है। लुसियन पाई के अनुसार समानता, क्षमता व विभेदीकरण व विशिष्टीकरण राजनीतिक विकास के ऐसे लक्षण है जो किसी राजनीतिक व्यवस्था को संरचना एवं कार्यों की दृष्टि से जटिल बना देते हैं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन तीनों लक्षणों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं और ये संबंध ही उस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया एवं रूप को तय करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विकास की अवस्थाओं या चरण की। राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक विकास के किसी निम्न स्तर से इसके उच्चतम स्तर तक बढ़ने की आकांक्षा रखती है। और जब हम चरणों की बात करते हैं या अवस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें अलग अलग विचारकों के विचारों को जानना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले वही हम हंटिगटन के विचारों के बारे में जानेंगे। हंटिगटन कहते हैं कि राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है प्रशासन का युक्तिसंगत यानी तर्क संगत होना। दूसरा है राजनीतिक प्रक्रियाओं में विभेदीकरण। तीसरा है बढ़ती हुई सहभागिता। हंटिगटन का मत है कि राजनीतिक विकास की अनुक्रमिक अवस्थाएं हैं। इसका अर्थ है यदि अवस्थाओं का क्रम उलट दिया जाए अथवा इन्हें एक साथ ही स्थापित किया जाए तो राजनीतिक विकास प्राप्त नहीं होगा, अपितु राजनीतिक पतन शुरू हो जाएगा। अतः उसका मत है कि राजनीतिक विकास की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि संस्थाओं के निर्माण में गति में संतुलन बनाए रखा जाए। दूसरा विचारक जो है वो है आमंड एम पावेल। उन्होंने राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाओं को स्वीकारा है। उसमें पहला है राज्य निर्माण की अवस्था, दूसरी है राष्ट्र निर्माण की अवस्था, तीसरी है सहभागिता की अवस्था, चौथी है वितरण की अवस्था। राज्य निर्माण की अवस्था से तात्पर्य है एक ऐसी केंद्रीय सत्ता की स्थापना जिसके अधिकार क्षेत्र में विभिन्न समूह आते हैं और इन समूहों के बीच यह केंद्रीय सत्ता उचित एकीकरण स्थापित करती है। राज्य निर्माण की अवस्था का सरल अर्थ है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना जो समाज के नियमन की क्षमता रखती है तथा ये इस उद्देश्य के साधन जुटाने की क्षमता भी रखती है। राष्ट्र निर्माण की अवस्था से तात्पर्य है राजनीतिक विकास की ऐसी अवस्था जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के सांस्कृतिक पक्ष का विकास होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्थानीय व्यवस्थाओं की तुलना में विस्तृत केंद्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी भक्ति व निष्ठा को समर्पित करते हैं। तीसरा सहभागिता की अवस्था से तात्पर्य है राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा विकास जिसके द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति एवं समूह की भागीदारी में विस्तार होता है। व्यक्ति एवं समूह की ऐसी भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में हो सकती है। व्यक्ति एवं समूह की भागीदारी की अवस्था राजनीतिक व्यवस्था को विकास की ओर बढ़ने के लिए बाध्य करती है। अगला है वितरण की अवस्था का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जनसंख्या के विभिन्न वर्गों या समूहों के वितरण को प्रभावित व नियंत्रित करना। जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति व समूह की भागीदारी में लगातार वृद्धि होती है तो सार्वजनिक हित मूल्यों के वितरण को पुनः निर्धारित करने का दबावपूर्ण मांगे बढ़ती है। अगले जो विचारक है जिनके की द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के चरण बताएं या अवस्थाएं बताएं उसमें है ऑर्गेन्स्की। ऑर्गेन्स्की के द्वारा 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। पहली है प्रारंभिक प्रकार के एकीकरण की राजनीति, दूसरी है औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरी है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, चौथी है समृद्धि यानी प्रचुरता की राजनीति। तो ऑर्गेन्स्की ने जो बताया उसमें पहला है प्रारंभिक
प्रकार के एकीकरण की राजनीति। वो कहते हैं कि यह संपूर्ण राजनीतिक विकास की प्रथम अवस्था है। इसके अंतर्गत राष्ट्र की केंद्रीय सरकार अपनी संपूर्ण जनसंख्या पर प्रभावशाली राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करती है। राजनीतिक विकास की इस अवस्था में राज्य की प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता स्थापित होती है और ये संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को एकत्व एवं स्थायित्व देती है। वस्तुतः यह अवस्था उस पृष्ठभूमि को तैयार करती है जिसमें औद्योगिकीकरण संभव होता है। दूसरा है औद्योगिकीकरण की राजनीति। राजनीतिक विकास की अवस्था औद्योगिकीकरण की राजनीति से संबंधित है। बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिकीकरण एवं तीव्र आर्थिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, किंतु यह सब कुछ बहुत बड़ी सामाजिक कीमत पर होता है। समाज केंद्र एवं परिधि में बट जाता है और इन दोनों के बीच सत्ता के नेतृत्व के लिए विवाद उत्पन्न होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में इसके परिणाम स्वरूप सत्ता के संचालन में केंद्र एवं परिधि की भागीदारी तय होती है और राष्ट्रीय एकीकरण में वृद्धि होती है। ऑर्गेन्स्की के अनुसार औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक विकास से उत्पन्न सत्ता संघर्ष के समाधान में साम्यवादी व्यवस्था एवं फांसीवादी व्यवस्था को भी सफलता मिलती है, किंतु उनकी विकास पद्धति पूंजीवाद से भिन्न प्रकार की है। तीसरा है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। राजनीतिक विकास की इस अवस्था के अंतर्गत समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्ग के कल्याण के राजकीय कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। इस प्रकार की पूंजी साधनों को जनता में वितरित किया जाता है। और जो चौथी अवस्था है वह समृद्धि की राजनीति है। यह अवस्था राजनीतिक विकास की सर्वाधिक जटिल एवं उच्च अवस्था है, जिसके परिणाम स्वरूप कम लागत में बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव होता है। समाज में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त उच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति को सभी वस्तुओं की सामान्य उपलब्धि संभव होती है। यह अवस्था भागीदारी, एकीकरण एवं वितरण से संबंधित अवस्था है। आधुनिक काल में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देश राजनीतिक व्यवस्था विकास की इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विकास के सूचक की। किसी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे अनेक कारक क्रियाशील रहते हैं जो राजनीतिक विकास की प्रकृति एवं गति को विभिन्न रूप में प्रभावित करते हैं। इन कारकों की उपस्थिति संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को अति जटिल बना देती है। वस्तुतः ये कारक राजनीतिक विकास की दिशा तथा मात्रा को प्रकट करते हैं। इन्हें राजनीतिक विकास का सूचक कहते हैं। जो प्रमुख सूचक है राजनीतिक विकास के, उनकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वह है राष्ट्रीय संस्थाओं की आयु, शिक्षा पर होने वाला व्यय, सुरक्षा पर होने वाला व्यय, सैन्य शक्ति, आंतरिक सुरक्षा बल, सरकारी अनुशासनियाँ, कार्यकारी व्यवस्थाएं, अनियमित कार्यकारी तबादले, प्रेस की स्वतंत्रता, मतदान में भाग लेने वालों की संख्या, चुनावों में अनियमितता या गड़बड़ियाँ, दलीय गुटबाजी, विरोध प्रदर्शन, दंगे एवं उपद्रव, सशस्त्र आक्रमण, आंतरिक हिंसा से मौतें, कार्यपालिका की अवधि का नवीनीकरण तथा बाहरी हस्तक्षेप। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में राजनीतिक विकास के लक्षणों, अवस्था व सूचकों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के उपकरण, सीमाओं व प्रतिमान तथा इसका मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।